अब बताओ आवाज आ रहा है कि नहीं है? हाँ जी सर। अच्छा देखो, तो मीन फ्री पाथ समझ गया कि कैसे, जैसे ये सभी क्या है, फ्री पाथ है। जैसे कोई गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे कोलाइड किया, फिर उसके बाद में यहाँ पे कोलाइड किया, फिर यहाँ पे कोलाइड किया, ऐसे ऐसे। तो ये सभी क्या है, फ्री पाथ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कोई कोलिजन हुआ तो इसका मान लो कि ये λ1 ले लेते हैं, इसका λ2, इसका λ3 ले लेते हैं, और इसका नाम हमने दे दिया λn। ठीक है, तो इसका एवरेज वैल्यू हम ले लेंगे, तो एवरेज वैल्यू ये सभी क्या है, फ्री पाथ, और मीन फ्री पाथ का मतलब ये एवरेज वैल्यू। तो इसमें हम क्या कर देंगे, λ1 प्लस λ2 प्लस प्लस λn अपॉन में हम क्या कर देंगे n। तो यही क्या हो जाएगा, मीन फ्री पाथ हो जाएगा। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको जल्दी, कॉपी पर नोट करो। अब इसका एक्सप्रेशन निकाला जाता है कि कैसे इसको निकालेंगे हम। ठीक है, जैसे ये देख रहे हो ना, ये सभी क्या है, फ्री पाथ, यहाँ पे कोई गैस मॉलिक्यूल कोलाइड नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको फ्री पाथ बोलते हैं, और इसका एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, तो वही होता है मीन फ्री पाथ। हो गया, जैसे मान लो, अच्छा मान लो कि जैसे मैं 10 किलोमीटर गया। ठीक है, जल्दी नोट करो, बोलते रहो। जैसे मान लो कि मैं 10 किलोमीटर गया, ठीक है, और उसमें 5 रेड लाइट आ गया, तो फ्री पाथ मेरा कितना होगा, 2 किलोमीटर। मीन फ्री पाथ कितना होगा, 2 किलोमीटर। जैसे मान लो कि, हाँ, जैसे मान लो कि यहाँ से मैं गया, कोई जगह बता दो, कोई भी जगह, जैसे मान लो कि कौन सा जगह, मान लो उत्तम नगर में गया। ठीक है,
उत्तम नगर यहाँ से मान लो कि सपोज करो कि 10 किलोमीटर है, और यहाँ से उत्तम नगर तक कितना है, मान लो कि 5 रेड लाइट्स हैं, तो मेरा फ्री पाथ कितना होगा, कितना किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर। यानी कि हो सकता है कि कोई 1 किलोमीटर पे भी हो, कोई 3 किलोमीटर पे भी रेड लाइट हो, लेकिन मेरा मीन फ्री पाथ कितना होगा, 2 किलोमीटर, यानी कि ऑन एवरेज 2 किलोमीटर में फिर भी मूव किया। ठीक है, चलो नोट कर लिया। अब चलो, अब इसमें इसका एक्सप्रेशन निकालना आता है। अब लिखो एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ, एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ। अच्छा, इसमें हम ये जो करेंगे कि गैस मॉलिक्यूल क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर है तो डेफिनेटली उसका क्या है, कुछ रेडियस होगा। तो मान लो कि गैस मॉलिक्यूल का रेडियस है तुम्हारा r, जैसे ये गैस मॉलिक्यूल है, और इसका डायमीटर मान लो कि गैस मॉलिक्यूल, ये गैस मॉलिक्यूल है, देख रहे हो ना, ये क्या है, गैस मॉलिक्यूल है, और इसका डायमीटर सपोज करो कि d है। इसका डायमीटर गैस मॉलिक्यूल का कितना है, d है, स्मॉल d है। ठीक है, और ये इसका एक्सिस हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसका डायमीटर कितना है, d। अब एक हम d रेडियस का एक सिलेंडर हम बनाते हैं। d रेडियस का हमने क्या कर दिया, एक सिलेंडर बना दिया ऐसे। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, d, इसका रेडियस d हो जाएगा, और इस गैस मॉलिक्यूल का डायमीटर क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। अच्छा, मान लो कि इसका एवरेज वेलोसिटी v बार है, तो डेल्टा टी टाइम में गैस मॉलिक्यूल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, v डेल्टा टी। तो ये मान लो कि ये डेल्टा टी टाइम में ये डिस्टेंस कवर किया v बार इनटू डेल्टा टी। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इसका रेडियस कितना, जो सिलेंडर लिया उसका रेडियस कितना हो गया, d, और उसका लेंथ कितना हो गया, v बार इनटू डेल्टा टी। तो जो भी गैस मॉलिक्यूल जिसका सेंटर इसके सिलेंडर के अंदर होगा या सिलेंडर के सरफेस पे होगा, वो सारे गैस मॉलिक्यूल क्या होगा, इससे कोलाइड करेंगे। जैसे मान लो कि किसी का गैस मॉलिक्यूल इसके सेंटर पे है, इसके सरफेस पे है, तो कुछ ऐसे होगा सरफेस पे, और किसी का कोई गैस मॉलिक्यूल का सेंटर मान लो कि इसके अंदर है, सिलेंडर के अंदर है, तो डिफरेंटली कोलाइड करेगा। कोई गैस मॉलिक्यूल का सेंटर इस सिलेंडर से बाहर है तो कोलाइड नहीं करेगा। हमने ये जो किया कि सिर्फ एक गैस मॉलिक्यूल मूव कर रहा है और सारे गैस मॉलिक्यूल क्या है, स्टेशनरी है। लास्ट में हम इसको जनरलाइज करेंगे। अभी हमने ये जो किया कि सिर्फ एक गैस मॉलिक्यूल मूविंग है और इसके सराउंडिंग में जितने भी गैस मॉलिक्यूल है सभी क्या है, स्टेशनरी है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो इसमें हम एक ले लेते हैं, लेट n क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो इसके अंदर हम निकाल सकते हैं कि कितना गैस मॉलिक्यूल होगा। डेंसिटी क्या हो गया, डेंसिटी हो गया नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल अपॉन वॉल्यूम। क्यूल्स अपॉन में कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। बता दो यस और नो। ये कौन सा फॉर्मूला है? तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं तो इसमें हमने गैस डेंसिटी ऑफ गैस यानी कि नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल अपॉन में डेंसिटी लिया। ठीक है, ये हमने लिया। ठीक है, n लिया डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, और ये क्या है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, n हमने ले लिया। तो इस हम सिलेंडर में निकाल सकते हैं कि अगर मान लो इस सिलेंडर के अंदर अगर 100 गैस मॉलिक्यूल होगा तो ये कितना से कोलाइड करेगा, 100 से कोलाइड करेगा। समझ रहे हो ना। तो इसमें हम क्या करते हैं,
सबसे पहले इस सिलेंडर के अंदर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं। तो जितना गैस मॉलिक्यूल होगा उतना ही नंबर ऑफ कोलिजन्स होगा, समझ रहे हो ना। तो चलो देखो, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई डाउट है तो पूछो। एन हमने ले लिया, एन हमने 19 पर ऐड करें ना, जिसका सेंटर मतलब सिलेंडर के अंदर है, उसके अंदर है। कोई डाउट है तो पूछ लो यहाँ पे। हेलो सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है सर। अच्छा चलो ठीक है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। अच्छा समझ गए कि नहीं इसमें क्या हुआ? तो हमने ये बता दिया कि नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इक्वल टू नंबर ऑफ कोलिजन्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद में मीन फ्री पाथ लेमडा बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। डिस्टेंस कवर्ड इन डेल्टा टी टाइम,
टाइम अपॉन में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, v बार इंटू डेल्टा टी, और नंबर ऑफ कोलिजन्स तो अभी मैं निकाल दिया था, नंबर ऑफ कोलिजन्स मैं निकाला हूं, यहाँ पे देख लो, ये हो जाएगा तुम्हारा n पाई डी स्क्वायर v बार इंटू डेल्टा टी, तो v बार डेल्टा टी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मीन फ्री पाथ का हमारा आ गया 1 में n पाई डी स्क्वायर, n पाई डी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें पूछ लो अगर कोई डाउट्स है तो कि ये कैसे आया। अच्छा देखो, इसमें हमने ये जूम किया था कि सिर्फ एक ही गैस मॉलिक्यूल मूविंग था और सभी स्टेशनरी है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ये सभी क्या है, जितने भी गैस मॉलिक्यूल है सभी मूविंग है ना। तो उसका एग्जैक्ट फार्मूला जब हम निकालते हैं तो लेमडा बार इक्वल टू आता है 1 में √2 n पाई डी स्क्वायर। अब पूछोगे कि √2 कैसे आया, तो इसका भी डेरिवेशन होता है। देखो ऐसा है कि गैस मॉलिक्यूल के लिए F इक्वल टू m हम लगा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए लगा सकते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सबके लिए F इक्वल टू m लगाते हैं। जैसे किसी के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, सबके लिए F इक्वल टू m लगाते हैं। बताओ क्यों? एक्चुअली ऐसा है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स, अभी हम जो मैकेनिक्स पढ़ते हैं क्या है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स किसके लिए एप्लीकेबल है? जिस जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज एप्लीकेबल फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। मैक्रो का मीनिंग मैक्रो बड़ा, और माइक्रोस्कोपिक के लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स यूज करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या गैस मॉलिक्यूल के लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स यूज करते हैं। और ये तो बस एक न्यूटोनियन मैकेनिक्स से फार्मूला ड्राइव किया हुआ है, लेकिन जब क्वांटम मैकेनिक्स से ड्राइव किया जाता है तो ऐसा आता है, तो इसलिए तुमको ये याद रखना है। और देखो इसमें लिखा भी गया है, एसएल में चाहे एनसीईआरटी चाहे 11-12 के जितने भी बुक्स हैं सब में लिखा गया है यही चीज़। देखो यहाँ पे इन एबोव डेरिवेशन, देखो पेज नंबर 35 पे, इन एबोव डेरिवेशन वी हैव एज्यूम दैट द अदर मॉलिक्यूल्स टू बी रेस्ट, पेज नंबर 35 पे, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द मोशन ऑफ ऑल द गैस मॉलिक्यूल द मीन फ्री पाथ कम्स आउट टू बी इतना। हाँ बस ये याद रखना है, मीन फ्री पाथ का फार्मूला ये याद करना है, ठीक है। तो इसमें n क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा d क्या है, d क्या मैंने लिखाया था, रेडियस ऑफ सिलेंडर तो गिवन नहीं रहेगा, डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो लिख लो यहाँ पे n लिखो, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और d क्या है, डायमीटर ऑफ, d क्या है, डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। d क्या है, डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा तो ये तो ऐसे आ गया। अगर मान लो कि इसमें क्वेश्चन आता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के टर्म में भी आता है, तो आइडियल गैस इक्वेशन अभी तो हमने कराया था पिछले क्लास में, nRT होता है। अच्छा फॉर 1 मोल यानी कि n इक्वल टू 1 लिख देते हैं, तो इसमें कितना हो जाएगा, PV इक्वल टू कितना हो जाएगा, RT हो जाएगा। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा तो PV इक्वल टू, अगर मैं ऐसे कर दूं, अच्छा 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है,
एवोगाड्रो नंबर को एन से डिनोट किया जाता है। तो एन से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और आर अपॉन में एन कर दिया, तो कोई तो मिस्टेक नहीं हुआ, कुछ नहीं किया हमने, एन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। और आर अपॉन में एन क्या होता है? बोल्जमान कांस्टेंट, के बी, बोल्जमान कांस्टेंट, ठीक है। आर अपॉन में एन क्या होता है? बोल्जमान कांस्टेंट। तो हम इसको लिख सकते हैं एन और इसको लिख दो के बी इंटू टी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, फर्दर इसको हम ऐसा कर सकते हैं, P इजकल टू एन ए अपॉन में भी, और इसको हम लिख सकते हैं क्या? के बी इंटू टी लिख सकते हैं। अच्छा, ये क्या है? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल एन लिख सकते हैं। अभी हमने लिखाया था 1 मोल में हमने लिया, 1 मोल में हमने लिया तो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल कितना हो गया? एवोगाड्रो नंबर, जिसको एन ए हमने लिखा हुआ है। तो इसमें हमने इसको नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल अपॉन में वॉल्यूम, और यही हम स्मॉल एन लेते थे, और के बी इंटू हम लिख सकते थे टी, पी इजकल टू, तो पी अपॉन में के बी इंटू टी इजकल टू कितना हो जाएगा? स्मॉल एन हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमने पुट कर दिया इसमें, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में √2 एन पाई √2 पाई डी स्क्वायर, और एन की वैल्यू कितना है? पी, और ऊपर में कितना हो जाएगा? के बी इंटू टी। तो ये के फॉर्मूला याद रखना है प्रेशर टेम्परेचर के टर्म में। बोल्जमान कांस्टेंट नहीं कराया हूँ, तुम लिख लो यहाँ पे, इस चीज़ को लिख लो, अभी मैं कराऊंगा। आर अपॉन में एन ए, आर क्या है? गैस कांस्टेंट है, और एन क्या है? एवोगाड्रो नंबर है। ये होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, और इसको हम बोलते हैं क्या? बोल्जमान कांस्टेंट। ये तुम्हारा क्या होता है? के बी के इक्वल टू होता है, या किसी किसी बुक में के बी लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बोल्जमान कांस्टेंट। कांस्टेंट, बोल्जमान कांस्टेंट बोलते हैं। बस यही 2 फार्मूला हैं, अगर देख लो इसमें, अगर कहीं भी डाउट्स हो तो पूछो। एक एक स्टेप हमने कर किया कि कैसे आया ये। जैसे जेई में मोस्टली क्वेश्चन इसी पे है कि प्रेशर इतना कर दिया है डियाबेटिक प्रोसेस में, उसमें वॉल्यूम को डबल कर दिया, तो फिर क्या होगा? वॉल्यूम के टर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पी वी इजकल टू वहाँ पी वी इजकल टू आर टी है ना, तो टी बाई पी कर दो तो वी बाई आर आ जाएगा। उसमें जेई में मीन कोलिजन टाइम पूछा हुआ है कि दो, अभी तो हम मीन फ्री पाथ निकाल दिए, मीन कोलिजन टाइम क्या होता है? क्या होगा मीन कोलिजन टाइम? तो मीन फ्री पाथ अपॉन में एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो अभी एवरेज वेलोसिटी में बताऊंगा, अंडर रूट होता है 8RT/πm, तो उससे हम रिलेट करके बताएंगे वहाँ पे, ठीक है। इसकी डेरिवेशन, इस पे फॉर्मूला आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है इसमें। अब डेरिवेशन आएगी कि नहीं आएगी गारंटी तो नहीं है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, और डेरिवेशन में है क्या बताओ, इसमें कुछ है? कुछ तो नहीं है ऐसा। ये सब चीज़ तुमको जेई के लिए जानना पड़ेगा, ऐसे निकालना पड़ेगा, तुम देखना PYQ में कैसे आया हुआ है, ठीक है। इसलिए कुछ डेरिवेशन जो है सब चीज़ जानना पड़ेगा तुमको कि कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखना जेई के क्वेश्चन में कैसे कैसे आया हुआ है, ठीक है। आपने इस कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था? नहीं नहीं, अभी कराऊंगा, अभी कराऊंगा बोल्जमान कांस्टेंट। अच्छा ठीक है, हो गया। अच्छा ये बताओ कि अगर कोई पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसके पोजीशन को बताने के लिए कितना कोऑर्डिनेट चाहिए? कौन कौन सा? एक चाहिए। तुम बताओ कितना चाहिए? पार्टिकल बोल देंगे x इक्वल टू 4 पे है, तो यानी कि x, सिर्फ हमको x कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा।
अगर कोई पार्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो उसके पोजीशन को बताने के लिए कितना कोऑर्डिनेट चाहिए? कौन कौन सा तुम बताओ? हैं? एक्स और एक्स और वाई। अगर कोई पार्टिकल, जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल, अब देखो हम पढ़ाएंगे इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो उसमें ये सब चीज़ मैं यूज करूंगा। अभी उत्तम नगर का हमने क्यों एग्जांपल दिया था, क्योंकि उसका यूज किया था। तो यहाँ पे मान लो कि कोई पार्टिकल अगर एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ पे पार्टिकल है, तो जस्ट हमको एक्स कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो कि कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो उसके पोजीशन को बताने के लिए, जैसे पार्टिकल यहाँ पे है तो x1 कोमा y1 देते हैं, तो 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। अगर कोई पार्टिकल स्पेस में मूव कर रहा है, यानी कि जैसे मान लो कि ऐसे हो गया z, कोई पार्टिकल p यहाँ पे है, तो उसका x1 कोमा y1 कोमा z1, ऐसे 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। तो ये 3 क्या होगा? इंडिपेंडेंट टर्म्स हो गया। 3 क्या हो गया? इंडिपेंडेंट टर्म्स हो गया, ठीक है। जैसे कोई पार्टिकल है एक्स वाई जेड में, मान लो कि स्पेस में मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसका कितना वेलोसिटी का कितना कंपोनेंट होगा? 3 कंपोनेंट होगा। और उसके एनर्जी को मैं लिखूं, जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल है जो ऐसे मूव कर रहा है स्पेस में, और ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है, ये तुम्हारा z है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी हम कैसे लिख सकते हैं? हम हाफ vx स्क्वायर प्लस हाफ mvy स्क्वायर प्लस हाफ mvz स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कितना इंडिपेंडेंट टर्म हो गया? 3 हो गया। बताओ कितना टर्म हो गया? 3 हो गया, ठीक है। अगर मान लो कि मोनो एटॉमिक है, अगर डाई एटॉमिक है तो रोटेट भी कर सकता है। मोनो एटॉमिक तो रोटेट नहीं करेगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, जल्दी बताओ? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, तो जैसे मोनो एटॉमिक है, तो मोनो एटॉमिक क्या होता है? जस्ट लाइक ए पॉइंट, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। अगर मान लो कि डाई एटॉमिक है, एकदम डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक भी है, ठीक है। जैसे डाई एटॉमिक है, तो मान लो कि ये एक्स एक्सिस के अबाउट है, एक्स एक्सिस के अबाउट है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे कोई एक रॉड का मैंने लिखाया था, मान लो कि कोई थीन रॉड है, तो इसके अबाउट कितना होता है? ml²/12, लेकिन इसके अबाउट जब हम निकालेंगे तो सारा मास तो इस लाइन पे ही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर मान लो कि ये कोई डाई एटॉमिक है, ये सब चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये सब चीज़ का अभी मैं यूज करूँगा, ठीक है। अगर ऐसे है तो एक्स मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन इसके अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हो जाएगा, हाँ, और इसके अबाउट भी हो जाएगा। तो इसका अगर एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकलना हो, तो हम लिख सकते हैं हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, प्लस हो जाएगा हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर हो सक जाएगा, और हाफ आई एक्स 0 हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर कोई मान लो कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, वो स्पेस में मूव कर रहा है, तो कितना उसका एनर्जी का कितना इंडिपेंडेंट टर्म होगा? और ये नहीं होगा। डाई एटॉमिक रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है, 5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मान लो ये कब है? मान लो कि ये रिजिड है, तो एक मान लो कि रिजिड है, ये समझ लो। और दूसरा उपाय है कि याद कर लेना। याद क्या करना है? बस हमको यही काम करना है। मोनो एटॉमिक में इंडिपेंडेंट टर्म कितना होता है? 3। डाई एटॉमिक में अगर रिजिड है तो कितना होता है? 5। अगर मान लो कि रिजिड नहीं है या हाई टेम्परेचर है, तो उस केस में देखो, केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़ रखे हो कि जैसे मान लो कि ये 2 गैस मॉलिक्यूल है, तो इसके बीच का बॉन्ड लेंथ क्या होता है? फिक्स नहीं होता है, वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते रहता है। तो इसका शायद एवरेज वैल्यू हम लेते हैं, कुछ ऐसा ही है। तो ये सम कुछ ऐसे होगा, सम टाइम में कुछ ऐसे हो जाएगा, सम टाइम में कुछ ऐसे हो जाएगा। इसका बॉन्ड लेंथ चेंज होते रहता है, तो इसमें हम वाइब्रेशनल एनर्जी भी कंसीडर करेंगे।
तो अगर रिजिड नहीं है तो वाइब्रेशनल एनर्जी हम कंसीडर करते हैं तो ये होता है हाफ के आर स्क्वायर प्लस हाफ म्यू वी स्क्वायर, ऐसे होता है। रिजिड नहीं है, अगर रिजिड नहीं है, रिजिड है तो वाइब्रेट नहीं करेगा। रिजिड नहीं है यानी कि उसका बॉन्ड फिक्स है। ये इसमें बोला जाता है कि या तो रिजिड है तो वाइब्रेशनल कंसीडर नहीं करेंगे, अगर मान लो कि रिजिड नहीं है या हाई टेम्परेचर पे है तो उस केस में वाइब्रेशनल भी कंसीडर होगा। तब कितना एनर्जी का कितना हो जाएगा, इंडिपेंडेंट टर्म कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। समझ गए? तो ये वाइब्रेशनल एनर्जी है हाफ के म्यू वी स्क्वायर। अच्छा सुनो, तो तुम लोग को इतना अगर याद नहीं करना है तो याद मत करो, बस ये याद रखना है कि मोनो एटॉमिक है तो उसमें इंडिपेंडेंट टर्म कितना है, 3, और जितना इंडिपेंडेंट टर्म होता है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मोनो एटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3 है। डाई एटॉमिक है या रिजिड है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 5 हो जाएगा। अगर मान लो कि रिजिड नहीं है या हाई टेम्परेचर पे है तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बस यही याद रखना है, ठीक है। तो क्या याद रखना है कि मोनो एटॉमिक है तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा, डाई एटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा, रिजिड है तो। अगर रिजिड नहीं है तो 7 हो जाएगा, ठीक है। वैल्यूज कुछ नहीं पुट करनी है, याद रखना है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ बताओ, हाँ एक चीज़ और मैं पूछ रहा हूँ तुम लोग से। जैसे गवर्नमेंट अभी राशन चलाती है, राशन बांटती है पुअर पेशेंट को, पुअर पीपुल को राशन देती है। जैसे है 5 kg या कुछ है, 5 kg पर पर्सन। तो अगर किसी फैमिली में 10 मेंबर है तो उसको कितना राशन मिलेगा पर मंथ, हाफ के जी मिलेगा। हाँ जैसे पर पर्सन 5 kg देती है गवर्नमेंट, कुछ देती है। तो अगर किसी फैमिली में अगर 10 मेंबर्स हैं तो उसको पर मंथ कितना राशन मिलेगा, 50 मिलेगा। और किसी में मान लो कि 3 पर्सन है तो उसको कितना मिलेगा, 15 kg मिलेगा, ठीक है। 15 kg मिलेगा। किसी में 7 है तो कितना मिलेगा, 35 मिलेगा, ठीक है। तो इसका भी मैं इसमें यूज करूँगा। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है, इक्विपार्टीशन ऑफ थ्योरम या लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इसको बोलते हैं। वो ये बोलता है कि द एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ केवीटी। एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ केवीटी, यानी कि जिस गैस मॉलिक्यूल में जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उसका एनर्जी उतना ही हाफ केवीटी होगा। जैसे एक मोनोएटॉमिक गैस है तो उसका एक मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसका एनर्जी कितना हो जाएगा, 3 इंटू हाफ केवीटी। अगर डाई एटॉमिक है, अगर रिजिड है तो उसका एनर्जी कितना हो जाएगा, 5 केवीटी। अगर मान लो कि रिजिड नहीं है या हाई टेम्परेचर है तो 7 इंटू हाफ केवीटी, ठीक है। अच्छा थर्मोडाइनमिक्स हमने पढ़ाया था तो उसमें आ रहा था मोनो एटॉमिक डाई एटॉमिक इस टाइप से आ रहा था ना। तो गामा इक्वल टू हम लिखते थे मोनो एटॉमिक का 1.67 लिखते थे, डाई एटॉमिक का हम लिखते थे 1.44 या गिवन रहता था, ऐसे गामा गिवन रहता था। इसी प्रोसेस से हम निकालते थे। और इंटरनल एनर्जी भी हमने लिखाया था, याद है, NCV डेल्टा टी डेल्टा यू, या इंटरनल एनर्जी को हम लिख सकते थे NCV टी। तो CP CV गामा हम इसी से निकालते हैं, मोनो एटॉमिक का, डाई एटॉमिक का, ट्राई एटॉमिक का, जिसका भी हो हम CP CV गामा निकालते हैं इसी से, ठीक है। और ये निकालने भी आना चाहिए। स्कूल के लिए तो तुम रट लो, लेकिन जेई सब के लिए निकालने भी आना चाहिए कि कैसे निकालेंगे। जैसे जैसे पूछा हुआ, बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ, 3 मोड ऑफ वाइब्रेशन, एक मोड ऑफ वाइब्रेशन में कितना हुआ, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ। जैसे मान लो कि कोई 3 ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बताओ, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बताओ कुछ भी, हाँ कुछ भी बताओ केमिस्ट्री में। कितना, O3, O3 कैसे बनता है मुझे पता नहीं, NH3 ये कुछ ऐसे होता है ना। ये क्या है, ट्राई एटॉमिक है। हमने डाई एटॉमिक तब पढ़ाया।
तो ट्राई एटॉमिक में एक्स वाई, इसमें 3 ट्रांसलेशनल होगा, 3 रोटेशनल होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि जेड एक्सिस के लॉन्ग है तो नहीं होगा, उसके नहीं होगा। तो 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल। अगर पूछे 2 मोड ऑफ वाइब्रेशन है, सिर्फ ए और ए वाइब्रेट कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, 2 मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। एक मोड ऑफ वाइब्रेशन में कितना होता है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 4 हो जाएगा। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा। अगर पूछे 3 मोड ऑफ वाइब्रेशन है, 12 हो जाएगा। इस टाइप से जैसे जेई में पूछा हुआ है कि 24 मोड ऑफ वाइब्रेशन है, ट्राई पॉलीएटॉमिक है, यूरेनियम टेट्राफ्लोराइड, कुछ ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। उसमें दिया हुआ है कि 24 मोड ऑफ वाइब्रेशन है। इस बार का क्वेश्चन है 23 का, तो उसमें 24 मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो 24 इंटू 2 48 और 3 3 6 ऐसे करके और ऐसे निकाल लेंगे। सुनो, तुम बस इतना याद रखो, मोनोएटॉमिक है तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना इंडिपेंडेंट टर्म है, 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 3। डाई एटॉमिक है तो उसमें अगर रिजिड है तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 5। अगर मान लो कि रिजिड नहीं है तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बस इतना ही याद रखो, इसी से काम चल जाएगा। ठीक है, तो हमने समझा दिया। अब हम क्या करेंगे, अभी सीपीसी भी निकालेंगे। ठीक है, तो लिखो लॉ ऑफ, क्या लिखना है, ये सब तो कुछ यूज नहीं है, ये सब तुम्हें, हाँ तो लिख लो। ये सब एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है इस टाइप से, तुम लोगों को बस याद रखना है। अभी मैं डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, पॉलीटॉमिक सब का मैं डिग्री ऑफ सीपीसी भी गामा निकाल के बताता हूँ। किसी एक्सिस पे लाई कर सकता है। अगर मान लो कि जेड पे करेगा तो आई एक्स लिख देंगे, आई जेड 0 कर देंगे, वो कोई ज़रूरी नहीं है, हमने तो इसमें ले लिया। इन तीनों को ऐड करके वो फ्रीडम ऑफ वो मिलती है, क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलो जल्दी नोट करो, कर लिए। तो अब लिख लो डिग्री ऑफ फ्रीडम, लिखो पहले, लिखो डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम पेज पे 23। लिखो इट इज डिफाइंड एज, डिग्री ऑफ फ्रीडम इट इज डिफाइंड एज the total number of coordinates or independent quantities or independent quantities required to describe, it is defined as the total number of coordinates or independent quantities required to describe completely the position and configuration of the system। और डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को। और डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू होता है 3 कैपिटल एन माइनस के। और पहले लिख लो, एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम, कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम,
हाँ के स्मॉल के नहीं, के भी नहीं है, ये लिखो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन पार्टिकल्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन पार्टिकल्स। क्या क्या बोले? के नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस बिटवीन पार्टिकल्स। अच्छा, जैसे लिखो फॉर मोनोएटॉमिक तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोनोएटॉमिक में कितना होगा? 1 होगा। तो इसमें रिलेशन कितना होगा? n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। तो एक ही पार्टिकल है तो उसमें 2 पार्टिकल होता तब तो उसमें कोई रिलेशन होता। तो इसमें k की वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 3। या हमने बताया भी था कि कैसे 3, ठीक है। अच्छा, फॉर डाइएटॉमिक, जैसे डाइएटॉमिक क्या होता है? इस शेप का होता है, तो इसमें है रिजिड डाइएटॉमिक। तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और के कितना हो जाएगा? एक ही रिलेशन हो जाएगा दोनों में। तो इसमें कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और फॉर लिखो, फॉर ट्राइएटॉमिक, अब इसमें 2 केसेस हैं। अगर नॉन लीनियर हो, जैसे ट्राइएटॉमिक ऐसे है, ऐसे है, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। अच्छा, रिलेशन इसके बीच में, तो k की वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 3। तो कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे अभी हमने लिखाया था ना 3 इंटू n, तो 9 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा? क्या? वो हमने 3 इंटू 3 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा? 9 माइनस 3, तो 6 हो जाएगा। नहीं, वो सब इसमें नहीं दिया हुआ है। डाइटोम रिजिड वो सब, जैसे जेई में क्वेश्चन आया हुआ है उससे, यहाँ पे वो सब नहीं है दिया है। ये जो मैं करा रहा हूँ एनसीईआरटी और एसएल में जो गिवन है वो करा रहा हूँ, ठीक है। इसमें और मान लो कि नॉन, ये क्या है? नॉन लीनियर, और कोलिनियर हो तो क्या होगा? जैसे ऐसे हो जाए, तो इसमें इसके बीच में रिलेशन होगा और इसके बीच में रिलेशन होगा। तो इसमें के इसमें, एक मिनट, और फॉर एक है ट्राई एटॉमिक, बुकलेट में देखो गिवन है, लीनियर लिख दो। लीनियर तो n इजकल टू कितना हो जाएगा? 3, और k इजकल टू कितना हो जाएगा? 2। तो इसमें f इजकल टू कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। अब लिखो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पेज नंबर 26 पे गिवन है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पेज नंबर 26, या एच सी वर्मा में गिवन इक्विपार्टीशन थ्योरम, ठीक है।
लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी या इक्विपार्टीशन थ्योरम, दोनों सेम चीज़ है। तो क्या लिखा हुआ है उसमें देख लो, क्या लिखा हुआ है, हमने अभी बताया राशन वाला बात। जैसे राशन में जितने फैमिली है उतना ही, तो जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उतना ही हाफ केवीटी उसका एनर्जी होगा। लिखो इट स्टेट्स दैट, क्या, हाँ तो लिख लो ना, नहीं तो पूरा थोड़ा ही लिखाऊंगा। लिखो इट स्टेट्स दैट द एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विथ each degree of freedom, per molecule is, each degree of freedom per molecule is half kVt, half kVt, हाफ ऐसे लिखो, हाफ kV इंटू टी, हाफ kVt लिख लिए। तो यही डिफिनेशन याद रखोगे, ठीक है। अब हमको निकालना है Cp Cv गामा निकालना है, ठीक है। क्या थर्मोडायनेमिक्स में तो हमने याद किया था, अब निकालना भी है। अभी क्लास के बाद में मैं बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन आए हुए हैं जेई में, कि गामा निकालो, इसमें n डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो सब चीज़ निकालने आना चाहिए, फॉर्मूला याद मत करो, निकालने आना चाहिए, ठीक है। चलो लिखो, फर्स्ट में लिखो स्पेसिफिक, लिखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, ऐसे लिखो, स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस, तो देखो इस फार्मूला को मैं यूज करूंगा, NCVT इंटरनल एनर्जी में लिखाया था, अगर 1 मोल है तो हम क्या लिखेंगे, CV इंटू टी लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ मैं यूज करूंगा, ठीक है। तो इसमें लिखो, अकॉर्डिंग टू, इसका डैश देकर लिखो, स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ मोनोएटॉमिक, या मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ मोनोएटॉमिक, डैश देकर बाद में लिखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, कोमा, एनर्जी ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल, तो U1 ले लिख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू हाफ KVT, बता दो यस और नो। जैसे मोनोएटॉमिक में अभी हमने क्या बताया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3 होता है, तो इक्विपार्टीशन एनर्जी के अकॉर्डिंग ईच गैस मॉलिक्यूल ऑफ मोनोएटॉमिक, ईच गैस, ये तो एटॉमिक होता है, मोनोएटॉमिक तो मॉलिक्यूल नहीं होता है ना, ईच गैस एटम का एनर्जी कितना हो जाएगा, 3 इंटू हाफ KVT हो जाएगा, एक एटम का एनर्जी इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं क्या, 3/2 kV इंटू टी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर 1 मोल हो तो कितना इसका एनर्जी हो जाएगा, सुनो 1 मोल, अगर एक, तो एक मॉलिक्यूल के लिए है, 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है, एवोगाड्रो नंबर, तो लिखेंगे फॉर 1 मोल, तो U इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, Na, एक मॉलिक्यूल का एनर्जी है, एक मोनोएटॉमिक गैस, एटम का मॉलिक्यूल बोल दे रहा हूँ, एटम का एनर्जी है, ठीक है। अगर 1 मोल हो तो एक मोल में कितना मॉलिक्यूल, कितना होता है, एटम होता है, तो Na से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/2
के बी इंटू टी, और के बी क्या होता है जल्दी बता दो। 1.38 के बी मैंने आर अपॉन में एन ए लिखाया था, एन ए, और ये कितना हो जाएगा 3/2 आर अपॉन में एन ए इंटू टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, इस एन ए को इस एन ए को कैंसिल कर दो, तो यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2 आर टी, इसको इक्वेशन 1 कर दो। और इंटरनल एनर्जी की कितना 1 मोल का कितना होता है CVT, तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा CV इंटू टी हो जाएगा, इसको कर दो। और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लिखो, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट एंड सेकेंड तो इसको कंपेयर करो, तो CVT इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2 RT, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो CV इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2 R, 3/2 R हो जाएगा। अच्छा, एक क्या होता है CP माइनस CV, क्या होता है बताओ, CP माइनस CV, CP माइनस CV इक्वल टू R होता था, ये केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या, CP माइनस CV इक्वल टू R, दिस मीन्स CP इक्वल टू हम क्या लिख देंगे CV प्लस R लिख देंगे, तो CP इक्वल टू CV कितना हो जाएगा 3/2 R प्लस R, तो कितना हो जाएगा 5/2 R, ठीक है। तो यहाँ पे CP हो गया तुम्हारा 5/2 R, ये हो गया, ये हो गया। और ये भी पता होना चाहिए गामा इक्वल टू मैं लिखाया था CP/CV, CP/CV, तो ये कितना हो जाएगा 5R/2 अपॉन में 3R/2, तो 5R/2 अपॉन में 3R/2, तो ये कितना हो जाएगा 5/3 और 1.67 शायद इतना ही होता है। तो समझ में आया कि हमने कैसे CP/CV निकाल दिया। हाँ, तो ये निकालने भी आना चाहिए और स्पेशली जेई के लिए। पूछो, अगर कोई डाउट्स है तो पूछो कि कौन कैसे आया। जैसे हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि मोनो एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3। इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या कहता है, जिस गैस का जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, जिस गैस मॉलिक्यूल या एटम का जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, उसका एनर्जी उतना ही टाइम्स हाफ KBT होगा, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो इसका एनर्जी 3 टाइम्स हाफ KBT होगा, इतना कर दिए। ये तो किसका हो गया, एक एटम का एनर्जी हो गया। अगर 1 मोल है तो 1 मोल में कितना एटम होता है, एवोगाड्रो नंबर इक्वल टू, एवोगाड्रो नंबर से हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। और मैंने लिखा था 1 मोल का एनर्जी कितना होता है, दोनों को कंपेयर कर दिया, तो CV आ गया। एक फॉर्मूला होता है CP माइनस CVR, इससे CP निकाल दिया और गामा के वैल्यू उतना होता है, निकाल दिया। डायटोमिक निकालो, तो डायटोमिक निकालना फॉर रिजिड, ऐसे पूछा जाता है जैसे क्वेश्चन में, जैसे जेई में पूछा हुआ है रिजिड या लो टेम्परेचर। तो रिजिड का मीनिंग भी होता है कि वो वाइब्रेट नहीं करेगा, और लो टेम्परेचर का मीनिंग भी होता है कि वो वाइब्रेट नहीं करेगा। तो चलो तुम लोग निकालो तो डायटोमिक का, तो लिखेंगे फॉर डाया एटॉमिक, और इसमें हमने लिख दिया रिजिड, यानी कि रिजिड है तो वाइब्रेट नहीं करेगा। तो इसमें क्या होगा 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा और 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, तो यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 5। तो इस केस में F इक्वल टू यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 5 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो इसका एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 टाइम्स हाफ KBT, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/2 KBT, ये तो एक गैस मॉलिक्यूल का हो गया, ठीक है। U1 फॉर 1 मोल, मोल तो करो 1 मोल
तो 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है, एवोगाड्रो नंबर इक्वल टू मॉलिक्यूल होता है। तो U इक्वल टू हम लिख देंगे Na एवोगाड्रो नंबर है 5/2 kBt, ठीक है 5/2 kBt। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या Na, और ये हो जाएगा 5/2 kB की वैल्यू कितना हो जाएगा R/Na होता है, और इंटू टी कर दो, इस Na से Na को कैंसिल कर दो, तो U इक्वल टू आ जाएगा 5/2 RT इक्वेशन 1। और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हमने लिखाया था NCVT, n मोल के लिए, 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल U इक्वल टू कितना हो जाएगा CV इंटू टी हो जाएगा। तो इसमें अब U इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या CVT, इसको 2 कर दो और कंपेयर करो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड कितना आया जल्दी बताओ। तो CV कितना हो जाएगा 5/2R, और CP इसमें R ऐड कर दो, तो CP हो जाएगा तुम्हारा 7/2 ऐसे R, और गामा कितना हो जाएगा 7/5, दैट इज 1.4। ठीक है, बस इसी टाइप से निकालते हैं। अच्छा, अब समझ गए कि कैसे निकाला हमने। अब लिखो फॉर पॉलीएटॉमिक, अब ट्राई वो सब तुम घर से कर लेना, फॉर पॉलीएटॉमिक। कौन सा भी अच्छे टॉपिक है। अब देखना, मैं बताऊंगा कि एकदम इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं जेईई में इस बार का। ये सब निकालने आ गया तो इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, लिखो फॉर पॉलीएटॉमिक, तो इसमें F कितना हो जाएगा 3 ट्रांसलेशनल प्लस 3 रोटेशनल, इसमें डिग्री ऑफ वाइब्रेशन कितना, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल, और F नहीं, इसमें N मोड ऑफ वाइब्रेशन। क्या क्या बोली, मान ली कि एक मोड ऑफ वाइब्रेशन में कितना होता है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो हम अब n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, क्या ले पॉलीएटॉमिक है। जैसे जो दिया हुआ है, जो क्वेश्चन है जेईई में, उसमें दिया हुआ है 24 मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो उस क्वेश्चन में गिवन रहेगा, क्वेश्चन में गिवन रहेगा। जैसे अभी क्वेश्चन में दिखाऊंगा 3 मोड ऑफ वाइब्रेशन, 5 मोड ऑफ वाइब्रेशन, ऐसे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना मोड ऑफ वाइब्रेशन हो जाएगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 3 + 3 + 2n हो जाएगा, 2n इतना डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू पार्टीशन ऑफ एनर्जी कितना हो जाएगा 6 + 2n, F हाफ, इतना हाफ kBt इंटू हाफ kBt, किसके लिए फॉर 1 मॉलिक्यूल, फॉर 1 मॉलिक्यूल के लिए हो गया, ठीक है। अच्छा, तो U इक्वल टू हो जाएगा Na, अब वो एक मॉलिक्यूल के लिए इतना है Na, जैसे अब 1 मोल के लिए निकालना है तो एवोगाड्रो नंबर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो Na 6 + 2n, और ये हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा R/Na, और ये हो जाएगा T। तो इस Na से इस Na को कैंसिल कर दो, और अच्छा इसमें हाफ कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा n, और ये कितना हो जाएगा RT हो जाएगा। U इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 कर दिया, और फिर U इक्वल टू कितना होता है CVT, यानी कि CV इंटू टी, इसको इक्वेट कर दो,
तो इक्वेट कर देंगे तो सी भी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिख लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो सी भी इजकल टू कितना हो जाएगा 3 + NR, इक्वेट कर दिया, टी कैंसिल आउट हो जाएगा। एक मिनट, सी भी हो जाएगा 3 + N × R हो जाएगा, और सी पी कितना हो जाएगा, इसमें R ऐड कर दो, कितना होता है सी भी + R होता है, तो ये 3R + NR + R हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4R + NR, दैट इज 4 + N इंटू कितना हो जाएगा R हो जाएगा, और गामा इजकल टू कितना हो जाएगा CP/CV, तो इसको कर दो 4 + N, N क्या है, N क्या है, मोड ऑफ वाइब्रेशन, NR और 3 + N क्या बोले, तो हो जाएगा 4 + N अपॉन में 3 + N, क्या बोले, मोड ऑफ वाइब्रेशन। सपोज करो कि पॉलीएटॉमिक है तो उसमें N मोड ऑफ वाइब्रेशन है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। पॉलीएटॉमिक के लिए तो कराया ही हूँ, डायटोमिक फॉर नॉन रिजिड, ये सब देखो। पॉलीएटॉमिक के लिए देखो पेज नंबर 29 पे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब इसमें एक टॉपिक और आता है, एक टॉपिक और आता है, वो हो सकता है कि कल ही मैं ऑनलाइन करके करा दूँ, जिसमें वो केवीटी, काइनेटिक एनर्जी और एक और डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें तो ये सब कुछ आएगा कि मोनोएटॉमिक का कितना होगा, डाईएटॉमिक का कितना होगा, इसमें डेरिवेशन के लिए जेई के लिए ज़रूर याद रखना इसमें, ठीक क्या, हाँ। अच्छा, उसके बाद में एक डेरिवेशन है, तो आज ही करा दूँ या नेक्स्ट क्लास में करा दें। अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अब कराऊंगा, ठीक है। सर मुझे ना आपसे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की रेंज से दो तीन चीजें समझ गई, मेरे को समझ नहीं आया था। क्या नहीं समझ में आया, एक तो लीनियर एक्सपेंशन था, हाँ उसमें पेंडुलम कैसे हाँ लेंथ एक्चुअल इक्वल्स टू लेंथ मेजर्ड इनटू समथिंग समथिंग, हाँ ये भी है कि जैसे इतना कोई पेंडुलम है जो इतना टेम्परेचर पर करेक्ट टाइम देता है, इतना चला गया तो कितना लॉस करेगा, कितना स्लो करेगा। ये सर मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया। अच्छा कोई बात नहीं, आया नहीं आज नेक्स्ट क्लास में। अच्छा ठीक है, तो तुम नोट कर लो, नेक्स्ट क्लास में अब कराऊंगा इसके आगे, ठीक है।